हेलो एवरीवन। लास्ट के लेक्चर में हमने डिस्कस किया था एसेट्स अक्रूवल मेथड ऑफ हायर परचेज सिस्टम। आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम। ये इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। अब तक हमने स्टडी किया है हायर परचेज सिस्टम, आज हम स्टडी करेंगे इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम। इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम क्या है? एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल है। एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल है जिसमें क्या की जाती है, जो पेमेंट है हमारी इंस्टॉलमेंट में की जाती है। जैसा कि हमें नाम से ही पता चल रहा है इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम, हम पेमेंट इसमें क्या करेंगे, इंस्टॉलमेंट में करेंगे। ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल्स है। अब जब हम ये देखते हैं कि पेमेंट हमारी इंस्टॉलमेंट में की जा रही है, तो हायर परचेज सिस्टम में भी तो पेमेंट क्या होती है, इंस्टॉलमेंट में ही पे की जाती है। इसमें भी पेमेंट हम किस में करते हैं, इंस्टॉलमेंट में ही पे करते हैं। तो बहुत बार हम ये समझ लेते हैं कि हायर परचेज सिस्टम और इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम दोनों सेम ही है, सिमिलर है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हायर परचेज सिस्टम अलग है और इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम अलग है। इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम हमारा इनिशियल डेट से ही क्या है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल है, लेकिन हायर परचेज सिस्टम हमारा इनिशियल डेट से क्या है, एग्रीमेंट है। ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में कन्वर्ट होता है लास्ट इंस्टॉलमेंट की पेमेंट पे। लास्ट इंस्टॉलमेंट की जब आप पेमेंट करते हो तब ये क्या बन जाता है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। तब तक ये क्या रहता है, एग्रीमेंट रहता है। अब देखो एक एग्जांपल के थ्रू हम इसे और क्लियर कर लेते हैं। जैसे राम और मोहन दो ऐसे पर्सन हैं। राम क्या है, परचेजर है, मोहन क्या है, वेंडर है या सेलर है। राम को हम मान लेते हैं परचेजर। अब राम को एक एसेट बाय करनी है, जैसे हम मान लेते हैं कि मशीनरी से बाय करनी है। अब अगर राम मशीनरी बाय करता है मोहन से इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम के थ्रू, इंस्टॉलमेंट पेमेंट को शॉर्ट में लिख रहा हूँ मैं IPS, इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम। अगर इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम के थ्रू ये मशीनरी बाय करता है मोहन से, तो ये क्या करेगा, डाउन पेमेंट इसमें भी करेगा, डाउन पेमेंट की जाएगी और बाकी की जो रिमेनिंग अमाउंट है वो इंस्टॉलमेंट में पे की जाएगी। तो बहुत कुछ सिमिलर लगता है हायर परचेज सिस्टम के, लेकिन इसमें जो डिफरेंस है वो देखो आप। जिस दिन मोहन से पोजेसन प्राप्त किया मशीनरी का, इट मीन्स जिस दिन मशीनरी मोहन से हमने रिसीव की, जिस दिन पोजेसन प्राप्त किया या मशीनरी जिस दिन हमने प्राप्त की, उसी दिन क्या हो जाता है, ओनरशिप उसी दिन ट्रांसफ़र हो जाती है। इट मीन्स जिस दिन मशीनरी राम ने प्राप्त की उसी दिन वो मशीनरी का मालिक बन गया। लेकिन हायर परचेज सिस्टम में क्या होता है, ओनरशिप ट्रांसफ़र होती है लास्ट इंस्टॉलमेंट की पेमेंट पे। तब तक वो उसका मालिक नहीं बनता, तब तक जो पेमेंट की जाती है वो उसके लिए क्या है, हायर माना जाता है, किराया माना जाता है। ठीक है, तो एक जो मेजर डिफरेंस है वो ये है कि ओनरशिप इसमें इनिशियल डेट पे ही ट्रांसफ़र हो जाती है, इसीलिए इसको कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल कहा गया है, जिसमें दोनों पार्टीज़ के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है, जिसमें राम एक जो डेफिनेट सम है या डेफिनेट अमाउंट है वो इंस्टॉलमेंट में पे करने के लिए एग्री हो जाता है मोहन को, और उसके बदले में ये एसेट्स बाय कर लेता है। ठीक है, एक और डिफरेंस, पोजेसन इसी डेट को प्राप्त करेगा, ओनरशिप इसी डेट को प्राप्त करेगा। उसके बाद अगर मोहन बाकी की जो इंस्टॉलमेंट का अमाउंट है, इंस्टॉलमेंट की जो पेंडिंग अमाउंट है, उसके लिए क्या कर सकता है, केस फाइल कर सकता है। इट मीन्स इसे स्यू का राइट है, स्यू फॉर पेंडिंग बैलेंस। ये राम के अगेंस्ट केस फाइल कर सकता है पेंडिंग बैलेंस के लिए, लेकिन इसको गुड्स को रीपोजेस करने का राइट नहीं है, रीपोजेशन का राइट नहीं है इसके पास। और ना ही ये अब तक जो पेमेंट हमने की है इंस्टॉलमेंट की उसको फॉरफिट कर सकता। तो ये दोनों ही राइट इसके पास नहीं होते जब इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम के थ्रू गुड्स सेल की जाती हैं। ठीक है, तो ये बेसिक एक स्ट्रक्चर है जिसके थ्रू हम इजीली समझ सकते हैं
कि इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम क्या होता है और हायर परचेज सिस्टम क्या होता है। हायर परचेज सिस्टम हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें पोजेशन ऑफ गुड्स तो हमें एट ए टाइम ही एग्रीमेंट जब हम साइन करते हैं उसी टाइम ही मिल जाता है, लेकिन ओनरशिप लास्ट इंस्टॉलमेंट की पेमेंट पे हमें ट्रांसफ़र होती है। अब ओनरशिप से जुड़े जो भी डिफरेंसेस या जो भी एक्टिविटीज़ होती है वो परफॉर्म कर सकता है राम। गुड्स को अगेन रीसेल कर सकता है, उसके लिए उसे कोई प्रायर परमिशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। गुड्स को मॉर्गेज करके वो लोन ले सकता है। इसके अलावा गुड्स की केयर टेकर का जो रिस्क है वो राम का ही है, लेकिन हायर परचेज सिस्टम में ओनरशिप वेंडर की बनी रहती है, तो रिस्क भी वेंडर का ही रहेगा और जो रिपेयरिंग का खर्चा है वो भी वेंडर उठाएगा। और इसके अलावा गुड्स अगर वेंडर की है तो इसकी प्रायर परमिशन के बिना परचेजर उसको रीसेल नहीं कर सकता था। ठीक है, तो ये बेसिक डिफरेंस है। अगर हम सिंपल वर्ड्स में डिफाइन करना चाहें इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम को, तो कैसे डिफाइन करेंगे? अंडर इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम, प्रॉपर्टी इन गुड्स और ओनरशिप इज ट्रांसफर टू द बायर इमीडिएटली। इसमें क्या होता है कि इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम में प्रॉपर्टी इन गुड्स, इट मीन्स ओनरशिप जो है गुड्स की वो ट्रांसफर हो जाती है बायर को इमीडिएटली, थ्रू ही हैज़ टू मेक पेमेंट इन मैनी ईयर। लेकिन वो जो पेमेंट है वो काफ़ी सालों में करेगा, वो टाइम पीरियड आपका कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग डिसाइड होगा। उसके बाद नेक्स्ट लाइन में ये कहता है, इफ बायर इज अनेबल टू मेक पेमेंट ऑफ एनी इंस्टॉलमेंट, वेंडर कैन नॉट टेक बैक द गुड्स, ही कैन ओनली फाइल शूट फॉर रिकवरी ऑफ द अमाउंट। जो बातें मैंने अभी आपको बताई ये डेफिनेशन में इन्वॉल्व है कि जो बायर है अगर कोई भी इंस्टॉलमेंट पे नहीं कर पाता तो जो वेंडर है हमारा वो केवल केस फाइल कर सकता है परचेजर के अगेंस्ट पेंडिंग बैलेंस के लिए, वो रिपोजेस नहीं कर सकता गुड्स को। एक और डेफिनेशन, अंडर एन एग्रीमेंट टू परचेज एंड पे बाय इंस्टॉलमेंट द गुड्स बिकम द प्रॉपर्टी ऑफ द परचेजर इमीडिएटली व्हेन ही रिसीव द डिलीवरी ऑफ द सेम। इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम क्या है? एक एग्रीमेंट है परचेज का जिसमें जो परचेजर है वो इंस्टॉलमेंट में पे करने के लिए एग्री होता है, लेकिन गुड्स जो है वो उसी डेट को उसकी प्रॉपर्टी बन जाती है जिस दिन वो गुड्स को रिसीव करता है या उनकी डिलीवरी प्राप्त करता है। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट हमारा है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम। इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है? कैरेक्टरिस्टिक्स, इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं? सबसे पहला, जैसे हमने स्टार्टिंग में स्टडी किया था, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल है। ये क्या है? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल है। जैसे हमारा नॉर्मल सेल का कॉन्ट्रैक्ट होता है वैसे ही इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम भी क्या है? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा पेमेंट इन इंस्टॉलमेंट, ये भी हमने नेक्स्ट में स्टडी किया था। पेमेंट इन इंस्टॉलमेंट, इसमें जो पेमेंट की जाती है वो किस में की जाती है? इंस्टॉलमेंट में पे की जाती है अमाउंट। नेक्स्ट हमारा ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप, ओनरशिप कब ट्रांसफ़र हो जाती है इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम में? एट द डेट ऑफ साइनिंग कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल का जो हम एग्रीमेंट जिस दिन साइन करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट जिस दिन हम साइन करते हैं उसी दिन ऑनरशिप हमें मिल जाती है, या हम दूसरे शब्दों में कहें जिस दिन हम डिलीवरी रिसीव करते हैं गुड्स की उसी दिन हमें ओनरशिप मिल जाती है। उसके बाद है ऑन मेकिंग डिफ़ॉल्ट इन द पेमेंट ऑफ इंस्टॉलमेंट। अगर डिफ़ॉल्ट किया जाता है इंस्टॉलमेंट की पेमेंट में, डिफ़ॉल्ट इन द पेमेंट ऑफ इंस्टॉलमेंट, अगर इंस्टॉलमेंट की पेमेंट में डिफ़ॉल्ट करता है हायर परचेज, इसमें परचेज़र हम यूज़ करेंगे वर्ड, हायर परचेज़र वर्ड यूज़ नहीं करेंगे। अगर परचेज़र डिफ़ॉल्ट करता है इंस्टॉलमेंट की पेमेंट में तो क्या होगा? जो वेंडर है
वो केस फाइल कर सकता है परचेजर के अगेंस्ट पेंडिंग बैलेंस के लिए, लेकिन वो गुड्स को रिपोजेस नहीं कर सकता और ना ही अब तक की जो पे की गई है इंस्टॉलमेंट उसको फॉरफिट कर सकता। उसके बाद है राइट ऑफ डिस्पोजल ऑफ गुड्स, राइट ऑफ डिस्पोजल ऑफ गुड। क्योंकि ओनरशिप हमारी स्टार्टिंग में ही ट्रांसफ़र हो जाती है, तो अब जो परचेजर है वो गुड्स के साथ जो चाहे वो कर सकता है या एसेट्स के साथ जो चाहे वो कर सकता है, उन्हें वो रीसेल कर सकता है, उन पे वो लोन ले सकता है उन्हें गिरवी रख के, या उनको वो फर्दर यूटिलाइज कर सकता है, उसमें वो कुछ इम्प्रूवमेंट कर सकता है या फिर उससे वो कुछ और बना सकता है, उस मशीनरी का यूज़ करके वो कुछ और भी उससे बना सकता है, किसी अदर मशीनरी के लिए उसे एज ए पार्ट यूज़ कर सकता है। तो जो चाहे वो कर सकता है परचेजर, क्योंकि वो उसकी प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो ये थी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारा डिफरेंस बिटवीन इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम एंड हायर परचेज सिस्टम। बिल्कुल सिंपल है, अगर आपको दोनों चीज़ें समझ में आ गई, इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम क्या होता है और हायर परचेज सिस्टम क्या होता है, बिल्कुल सिंपल है। पहला जैसे हम स्टडी करेंगे नेचर। इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम क्या है? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल है। हायर परचेज सिस्टम क्या है? एक एग्रीमेंट है। इसको हम कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल नहीं कह सकते, ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल लास्ट पेमेंट, लास्ट इंस्टॉलमेंट की पेमेंट पे बनता है। ठीक है, उसके बाद है ऑनरशिप। ऑनरशिप कब ट्रांसफ़र होती है? इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम में स्टार्टिंग डेट पे, हायर परचेज सिस्टम में लास्ट इंस्टॉलमेंट की पेमेंट पे। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा है राइट ऑफ रिपोजिशन ऑफ गुड्स, ये इसी पे बेस्ड है। हायर परचेज सिस्टम के थ्रू जो गुड्स सेल करता है वेंडर, उसमें राइट होता है उसको गुड्स को रिपोजेस करने का, अगर डिफ़ॉल्ट किया जाता है इंस्टॉलमेंट पेमेंट में। लेकिन इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम में केवल केस फाइल किया जा सकता है परचेजर के अगेंस्ट पेंडिंग बैलेंस के लिए। राइट ऑफ फॉरफीचर ऑफ इंस्टॉलमेंट, इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम में वेंडर अब तक पे की गई इंस्टॉलमेंट को फॉरफिट नहीं कर सकता, लेकिन हायर परचेज सिस्टम में उसके पास ऐसा राइट है। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ नॉर्मल रिपेयर, हायर परचेज सिस्टम में रिपेयर कौन करवाएगा? जो ओनर है, क्योंकि रिपेयरिंग तो जो ओनर है वही करवाएगा। इसमें ओनरशिप ट्रांसफर हो जाती है स्टार्टिंग डेट से, तो इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम में परचेजर करवाएगा रिपेयर, और हायर परचेज सिस्टम में जो वेंडर है वो करवाएगा, क्योंकि तब तक ओनरशिप ट्रांसफ़र नहीं हुई है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट हमारा रिस्क। रिस्क किसका रहेगा? रिस्क ओनरशिप के साथ जुड़ा हुआ है, जिसकी ओनरशिप उसी का रिस्क। ओनरशिप इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम में स्टार्टिंग डेट से ही परचेजर को ट्रांसफर हो जाती है, तो रिस्क परचेजर का रहेगा। हायर परचेज सिस्टम में ओनरशिप लास्ट इंस्टॉलमेंट की पेमेंट तक वेंडर की बनी रहती है, तो रिस्क भी उसी का बना रहेगा। उसके बाद है राइट टू रिटर्न द गुड्स। हायर परचेज सिस्टम में जब चाहे तब परचेजर गुड्स को रिटर्न करके टर्मिनेट कर सकता है एग्रीमेंट को, लेकिन इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम में परचेजर के पास ऐसा राइट नहीं है कि वो जब चाहे तब गुड्स को रिटर्न करके कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर सके। वो एग्रीमेंट है, ये कॉन्ट्रैक्ट है, इसमें वो बाकी की इंस्टॉलमेंट उसे पे करनी ही करनी होगी। जैसे 50,000 की कोई मशीनरी बाय की गई, उसमें से अब तक 40,000 पे किए जा चुके हैं, 10,000 अभी भी पेंडिंग है। तो इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम में ये गुड्स रिटर्न करके 10,000 की पेमेंट से बच नहीं सकता, इसे ये पे करना ही करना होगा। ठीक है, तो इसमें टर्मिनेशन नहीं किया जा सकता जब चाहे तब, उसके परचेजर के पास राइट नहीं है। लेकिन हायर परचेजर सिस्टम में परचेजर के पास ये राइट होता है कि वो लास्ट इंस्टॉलमेंट की पेमेंट तक जब चाहे तब एग्रीमेंट को टर्मिनेट कर सकता है, गुड्स को हैंड ओवर कर सकता है वेंडर को। ठीक है, उसके बाद है राइट टू सेल और मॉर्गेज द गुड्स। इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम में राइट है परचेजर को कि वो सेल भी कर सकता है और मॉर्गेज भी कर सकता है, लेकिन हायर परचेज सिस्टम में ऐसा राइट उसके पास नहीं है, क्योंकि ओनरशिप किसकी है? वेंडर की। हायरर और डेटर। हायर परचेज सिस्टम में परचेजर की जो पोजीशन है वो हायरर की होती है, लेकिन इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम में परचेजर की जो पोजीशन होती है वो डेटर की होती है। वो डेटर होता है किसका? वेंडर का, इनिशियल डेट से। सेफ्टी ऑफ गुड्स, इसमें
हायर परचेज सिस्टम में रिस्पॉन्सिबिलिटी क्रिएट होती है परचेजर की कि वो सेफ बना करके रखे गुड्स को, जब तक कि ऑनरशिप उसके तरफ ट्रांसफ़र नहीं हो जाती वो सेफ बना करके रखे। लेकिन इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम में ऐसा नहीं है, वो सेफ रखेगा तो गुड्स उसकी है, नहीं रखे तो उसकी मर्जी है। ठीक है, उसके बाद लास्ट है हमारा बेली। द लीगल पोजीशन ऑफ हायर परचेजर इज दैट ऑफ ए बेली, ही इज नॉट द ओनर ऑफ द गुड्स। बेली की पोजीशन होती है हायर परचेज सिस्टम में परचेजर की, क्योंकि वो गुड्स को संभाल करके रखता है जब तक लास्ट इंस्टॉलमेंट की पेमेंट नहीं हो जाती या जब तक गुड्स उसकी खुद की नहीं हो जाती। वो गुड्स उसके पास रहेंगी, सेफ रहेंगी, लेकिन उसको वो सेल नहीं कर सकता, ना ही मॉर्गेज कर सकता। इट मीन्स वो एक केवल और केवल केयर टेकर के रूप में है उस एसेट्स की, जब तक इंस्टॉलमेंट की पेमेंट नहीं हो जाती लास्ट की। लेकिन इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम में गुड्स उसी दिन ट्रांसफ़र हो जाती है, ओनरशिप भी और डिलीवरी भी जिस दिन गुड्स हैंडओवर होती है परचेजर को, तो इसीलिए इसमें वो बेली की पोजीशन पे नहीं है। ठीक है, उसके बाद है अकाउंटिंग रिकॉर्ड अंडर हायर नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम। अकाउंटिंग रिकॉर्ड अंडर इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम। हम कैसे रिकॉर्ड करेंगे इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम में? दो पार्टीज हमारी होंगी, जैसे एक होगा परचेजर और दूसरा कौन होगा? सेलर। दो पर्सन तो होंगे ही होंगे, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल है, तो इसमें एक परचेजर होगा, दूसरा सेलर होगा। अब एंट्री कैसे की जाएगी दोनों की बुक्स ऑफ अकाउंट में? बहुत कुछ सिमिलर है हायर परचेज सिस्टम के, थोड़ा सा डिफरेंस है, वो देख लेते हैं हम। फर्स्ट डेट को, जिस डेट को एसेट बाय की जाती है, परचेजर के पास क्या आ रहा है? एसेट आ रही है, तो ये एंट्री क्या करेगा? एसेट्स अकाउंट डेबिट करेगा, क्योंकि एसेट्स का अकाउंट रियल अकाउंट है और ये बिजनेस में आ रही हैं, तो हम डेबिट करें इसको टू जो सेलर है। अब यहाँ से थोड़ा सा डिफरेंस स्टार्ट होगा। ये जो एंट्री कर दी जाती है ये क्रेडिट सेल के लिए हम कर देते हैं, अगर सेम उतनी ही अमाउंट हमें पे करनी है। जैसे एसेट्स का जो कैश प्राइस था हमारा वो था 1 लाख, और अगर हम इंस्टॉलमेंट में पे करेंगे तो हमसे कुछ एक्स्ट्रा चार्ज किया जाएगा इंटरेस्ट के रूप में, क्योंकि टाइम हम डिले कर रहे हैं और इंस्टॉलमेंट में पेमेंट कर रहे हैं, तो कुछ एक्स्ट्रा चार्ज करेगा हमें कैश प्राइस से, एक्स्ट्रा हमें पे करना होगा। जैसे इंटरेस्ट के रूप में हमें 20,000 और पे करने पड़ेंगे, तो 1,20,000 हमें टोटल पे करने होंगे। अब 1,20,000 हमें टोटल पे करने होंगे। यहाँ जो हम एसेट्स रिकॉर्ड करेंगे ये 1 लाख से ही कर सकते हैं, क्योंकि एसेट्स की जो वैल्यू है वो 1 लाख ही है। लेकिन सेलर को हमें कितने पे करने हैं? 1,20,000 हमें पे करने हैं, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल और उसी दिन एग्रीमेंट नहीं कॉन्ट्रैक्ट साइन हो जाता है। तो हमें जिस दिन हमें साइन किया कॉन्ट्रैक्ट, उस दिन हमें सेलर को 1,20,000 पे करने हैं। ये नहीं है जैसे हायर परचेज सिस्टम में होता था, जैसे कैश प्राइस हमारा 1 लाख, तो हमें जो हायर वेंडर था उसको पे करने थे 1 लाख प्लस इंटरेस्ट। लेकिन इंटरेस्ट हम उतना ही ड्यू करते थे हायर वेंडर को जितना टाइम हमें हो चुका है एसेट्स को हैंडल करते हुए, क्योंकि हम इसमें जो पे करते हैं इंटरेस्ट वो इंस्टॉलमेंट के साथ पे करते हैं, और इसमें ओनरशिप हमें नहीं मिली है, और हमारे पास ये राइट है कि हम जब चाहे तब टर्मिनेट कर सकते हैं उस एग्रीमेंट को। तो बाकी का जो अमाउंट था, जैसे एक एग्जांपल मैं ले लेता हूँ, इसमें जो कैश प्राइस था वो था 1 लाख और
हायर परचेज प्राइस हम ले लेते हैं 1,20,000, तो सीधी सी बात है कि इंटरेस्ट हमारा कितना है, 20,000 है, और 20,000 हमें पे करना है इंटरेस्ट। लेकिन इसमें हम स्टार्टिंग डेट से ही इस वैल्यू से वेंडर को हायर परचेजर की बुक्स अकाउंट में क्रेडिटर्स नहीं बनाते थे। क्यों नहीं बनाते थे, इसके पीछे रीज़न है। अब जैसे देखो, स्टार्टिंग में हमने 1 लाख की बाय की, डाउन पेमेंट हमने कर दी 20,000 की, बाकी कितने रह गए 80,000 बाकी रह गए। अब 80,000 के ऊपर हमें 20,000 इंटरेस्ट पे करना, हमने ये एग्जांपल लिया है। लेकिन 80,000 हम पे करेंगे इंस्टॉलमेंट में, और हायर परचेज सिस्टम के अंडर परचेजर को ये राइट है कि वो जब चाहे तब टर्मिनेट कर सकता है। जैसे 40,000 उसने पे किए और उसके बाद उसने टर्मिनेट कर दिया एग्रीमेंट को, गुड्स को हैंड ओवर कर दिया, तो उस केस में बाकी की 40,000 पे करने के लिए वो लायबल नहीं है। लेकिन इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम में अगर यही एग्जांपल हम फॉलो करें तो 80,000 जो बकाया रह गई वो हमें पे करने ही करने हैं, विद जो इंटरेस्ट इंक्लूड करते हुए 80,000 बकाया थे वो हमें पे करने ही हैं। हम इस पेमेंट से अपना पीछा नहीं छुड़ा सकते। इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम में अगर हम डिफ़ॉल्ट करते हैं इंस्टॉलमेंट पेमेंट में, तो इसमें जो वेंडर है वो हमारे अगेंस्ट केस फाइल कर सकता है। 80,000 में से जैसे हमने 40,000 पे किए, बाकी के जो 40,000 है उसके लिए जो सेलर है वो हमारे अगेंस्ट केस फाइल कर सकता है, तो हमें ये 40,000 पे करने ही करने होंगे। तो इसीलिए स्टार्टिंग डेट से ही विद इंटरेस्ट हमारा क्रेडिटर्स बन जाता है कौन, सेलर, जिससे हमने एसेट बाय की है। तो स्टार्टिंग डेट से ही वो हमसे 1,20,000 रुपये लेने का हकदार है। जिस दिन हमने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया उसी दिन से ही, उसी दिन के बाद अगर हम उसको टर्मिनेट करते हैं कॉन्ट्रैक्ट को, तो ऐसा राइट हमारे पास नहीं है। वो कॉन्ट्रैक्ट साइन होने के बाद हमारे अगेंस्ट केस फाइल कर सकता है इस अमाउंट को रिसीव करने के लिए, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। तो इसमें इसीलिए हम क्या करते हैं, इसमें हायर परचेज सिस्टम में हम एंट्री क्या करते हैं, कैश प्राइस से ही सेलर को क्या करते थे, क्रेडिट करते थे। लेकिन इसमें इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम में हमें क्रेडिट किस अमाउंट से करना होगा, इंटरेस्ट को इंक्लूड करते हुए जो टोटल अमाउंट हमें पे करना है उस अमाउंट से हमें क्या करना होगा, क्रेडिट करना होगा। तब क्रेडिट हुआ है सेलर 1,20,000 से, जैसे हमने एग्जांपल लिया था, लेकिन डेबिट हम कर रहे हैं 1 लाख से, तो 20,000 का और हम क्या कर रहे हैं, वो हमारे लिए एक्सपेंसेस हैं। लेकिन अभी वो इंटरेस्ट ड्यू तो नहीं हुआ, इसीलिए हम एक क्या करते हैं, न्यू अकाउंट ओपन करते हैं, इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट 20,000। ये जो हम 20,000 का डिफरेंस है, ये न्यूली अकाउंट ओपन करके उसमें डाल देते हैं इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट में। अब बाद में जैसे जैसे इंटरेस्ट ड्यू होगा, जैसे फर्स्ट इंस्टॉलमेंट के टाइम हमारा इंटरेस्ट ड्यू होगा, तो हम एंट्री क्या करेंगे, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट। जैसे फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में हमारा 5,000 इंटरेस्ट ड्यू होता है, एग्जांपल हम ले रहे हैं, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू हम पहले क्या करते थे, जो हमारा सेलर था उसका अकाउंट हम क्रेडिट करते थे हायर परचेज सिस्टम में, तो हम यहाँ लिख देते टू हायर वेंडर। लेकिन अब हमें यहाँ टू हायर वेंडर नहीं लिखना है, क्योंकि इंटरेस्ट की जो अमाउंट है उससे ऑलरेडी हम स्टार्टिंग डेट को ही उसे अपना क्रेडिटर्स बना चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ अब हमें किसको क्रेडिट करना है, इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट, जो हमने डेबिट किया था स्टार्टिंग डेट को 5,000। तो ये जो अकाउंट हमने स्टार्टिंग डेट पे ओपन किया था, ये धीरे धीरे करके जैसे इंटरेस्ट हमारा ड्यू होता चला जाएगा, इसका बैलेंस है नील हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम एंट्रियां करते हैं इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम में। तो पहली एंट्री आपकी क्या होगी, अब दोबारा से 1 बाय 1 एंट्री में आपको बता देता हूँ। एसेट्स अकाउंट डेबिट, जो कैश प्राइस है उससे हमें क्या करना है, एसेट्स अकाउंट डेबिट करना है। इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट डेबिट होगा, उसके बाद वो किससे होगा, टोटल इंटरेस्ट से, टोटल इंटरेस्ट का जो अमाउंट है। उसके बाद क्रेडिट होगा टू सेलर्स अकाउंट, टोटल प्राइस विद इंटरेस्ट,
ठीक है। उसके बाद डाउन पेमेंट की जाएगी। स्टार्टिंग डेट को डाउन पेमेंट करने की एंट्री क्या होगी, वही सेम जैसे पहले हम करते थे, सेलर अकाउंट डेबिट। अब इसमें ये आपने ध्यान रखना है, हायर वेंडर नहीं लिखना है, यहाँ सेलर का जो नाम है आप वो लिखोगे। अदरवाइज़ अगर आपको सेलर का नाम नहीं पता, सेलर अकाउंट आप लिखोगे या वेंडर अकाउंट आप लिखोगे, हायर वर्ड यूज़ नहीं करोगे। सेलर अकाउंट आप डेबिट करोगे टू बैंक, जितना अमाउंट आप पे कर रहे हो। उसके बाद जब साल आपका पूरा होगा, आप अकाउंट्स अपने क्लोज करोगे, उस टाइम आप इंटरेस्ट ड्यू करोगे। इंटरेस्ट ड्यू करने के लिए एंट्री जो है मैंने अभी भी आपको बताई थी, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट करेंगे टू हम क्या करेंगे, इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट। अब हम यहाँ सेलर का अकाउंट यूज़ नहीं कर रहे क्योंकि हमने ऑलरेडी उसको क्रेडिट कर दिया था स्टार्टिंग डेट को। ये इंटरेस्ट ड्यू होने की एंट्री है। उसके बाद इंस्टॉलमेंट पेमेंट की जाएगी तो एंट्री हमारी सेम होगी, सेलर अकाउंट डेबिट टू बैंक। उसके बाद डेप्रिसिएशन चार्ज करेगा। अब डेप्रिसिएशन चार्ज करने के लिए जो है एंट्री क्या करेगा, परचेजर डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स। और उसके बाद जो नॉमिनल अकाउंट है वो ट्रांसफ़र करता है कहाँ, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में या स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में। तो सेम एंट्रियाँ जैसे पहले हम करते आए थे, एंट्री हमारी क्या होगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट होगा टू इंटरेस्ट और टू डेप्रिसिएशन। ये एंट्री साल के अंत में कर देगा। तो ये एंट्रियाँ हमारी रिपीट होती रहेंगी। इसमें से रिपीट हमारी कौन सी एंट्रियाँ होती हैं, इंटरेस्ट ड्यू करने की, इंस्टॉलमेंट पेमेंट की, डेप्रिसिएशन चार्ज करने की, और लास्ट में जो नॉमिनल अकाउंट के बैलेंस है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र करने की। तो यहाँ से जो एंट्री हमारी वो रिपीट होती रहेंगी हर साल में जब तक टोटल पेमेंट हम नहीं कर देते, ठीक है। तो ये एंट्रियाँ होंगी परचेजर की बुक्स ऑफ अकाउंट में। सेलर की बुक्स ऑफ अकाउंट में एंट्रियाँ क्या होंगी, सेलर क्या कर रहा है, सेल कर रहा है, किसको सेल कर रहा है, परचेजर को। तो परचेजर अकाउंट क्या होगा, डेबिट होगा टू, पहले क्या करता था, हायर सेल करता था हायर परचेज सिस्टम में, लेकिन अब क्या कर रहा है, टू सेल्स अकाउंट। अब हमें सेल्स लिखना है, हायर सेल्स हम नहीं लिखेंगे। अब सेल्स हम किससे लिखेंगे, जो हमारा क्या है, कैश प्राइस है मशीनरी का। जैसे कैश प्राइस हमने इस एग्जांपल में लिया था 1 लाख, ठीक है। परचेजर से हम कितने लेने वाले हैं, जैसे दूसरी साइड हमने डिस्कस किया था वैसे ही सेलर की साइड भी हम क्या करेंगे, परचेजर से टोटल 1 लाख कैश प्राइस का प्लस इंटरेस्ट 20,000, तो टोटल हम 1,20,000 लेने वाले हैं। तो स्टार्टिंग डेट से ही वो हमारा 1,20,000 से डेटर्स बन जाता है। देनदार हमारा वो कितने से है, 1,20,000 से। हमें स्टार्टिंग डेट से उसे 1,20,000 पे लेने हैं। अब सेल हमने कितने की है, 1 लाख की। तो यहाँ जो डिफरेंस है वो हम कहाँ डालेंगे, इसके बुक्स ऑफ अकाउंट में भी हम क्या करेंगे, इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट ओपन कर लेंगे। लेकिन इसकी बुक्स ऑफ अकाउंट में इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट का क्या होगा, क्रेडिट बैलेंस होगा, और परचेजर की बुक्स ऑफ अकाउंट में वो डेबिट बैलेंस होता है। अब उसके बाद ये एंट्री एट द टाइम ऑफ सेलिंग एसेट्स या गुड्स, इसके लिए तो गुड्स है, सेलर के लिए तो, क्योंकि ये तो उसमें डीलिंग कर रहा है। तो जिस दिन कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है उस दिन एंट्री आपकी ये होगी। उसके बाद जिस दिन पेमेंट रिसीव करता है, डाउन पेमेंट, उस दिन एंट्री क्या करेगा, इसके पास पैसा आ रहा है बैंक अकाउंट डेबिट टू, कहाँ से आ रहा है, परचेजर से, टू परचेजर अकाउंट। उसके बाद इंटरेस्ट ड्यू होगा इसकी इनकम के रूप में। जब इनकम के रूप में ड्यू होगा तो ये परचेजर को डेबिट नहीं करेगा। हायर परचेज सिस्टम में परचेजर का अकाउंट डेबिट किया जाता था, लेकिन अब यहाँ किसका अकाउंट डेबिट किया जाएगा, इंटरेस्ट सस्पेंस का। इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट डेबिट होगा टू इंटरेस्ट के रूप में इनकम हमारी जनरेट हो रही है, इंटरेस्ट हम कैलकुलेट कर लेंगे। उसके बाद इंस्टॉलमेंट रिसीव करेगा। इंस्टॉलमेंट रिसीव करने पर एंट्री क्या करेगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू परचेजर से रिसीव कर रहा है इंस्टॉलमेंट, तो ये एंट्री करेगा इंस्टॉलमेंट रिसीव करने पर। उसके बाद
डेप्रिसिएशन ये चार्ज करेगा नहीं, तो उसके लिए जब परचेजर डेप्रिसिएशन की एंट्री कर रहा है तो इसकी बुक्स ऑफ अकाउंट में डेप्रिसिएशन के लिए कोई एंट्री नहीं होगी क्योंकि इसकी एसेट तो है नहीं। उसके बाद नेक्स्ट जो है, जैसे अकाउंट क्लोज होने पर परचेजर नॉमिनल अकाउंट के बैलेंस ट्रांसफ़र कर देता है, वैसे ये भी ट्रांसफ़र करेगा नॉमिनल अकाउंट के बैलेंस। कहाँ ट्रांसफ़र करेगा? सेल को तो ट्रांसफ़र करेगा ट्रेडिंग अकाउंट में, और इंटरेस्ट को ट्रांसफ़र करेगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो एंट्री क्या होगी? इंटरेस्ट इसके लिए इनकम है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड जाएगा, तो एंट्री होगी इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, या स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, वो कंपनी है या पर्सन है उसके अकॉर्डिंग हम लिखेंगे कि हमें स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस यूज़ करना है या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमें यूज़ करना है। दूसरी जो एंट्री है वो सेल को ट्रांसफ़र करने के लिए, सेल भी हमारी कहाँ जाती है? ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड जाती है, तो सेल्स अकाउंट क्या होगा? डेबिट होगा टू ट्रेडिंग अकाउंट। ये वाली एंट्री वो अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में करेगा, ठीक है। तो ये एंट्रियाँ होंगी। अब यहाँ से यहाँ तक की एंट्रियाँ हर साल रिपीट होंगी जब तक इंटरेस्ट ड्यू होने की भी थर्ड एंट्री से लेकर के सिक्स्थ एंट्री तक रिपीट होती रहेंगी। यहाँ से यहाँ तक की एंट्रियाँ रिपीट होंगी हमारी हर साल सेलर की बुक्स ऑफ अकाउंट में, जब तक कंप्लीट पेमेंट वो रिसीव नहीं कर लेता, ठीक है। तो बाकी सारी चीज़ें सेम है, बस जो चेंज आया है वो इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट का आया है। इसमें हम स्टार्टिंग डेट से ही विद इंटरेस्ट डेटर या क्रेडिटर्स बना देते हैं परचेज़र या सेलर को। परचेज़र की बुक्स ऑफ अकाउंट में सेलर क्या बनेगा? क्रेडिटर बनेगा, और सेलर की बुक्स ऑफ अकाउंट में परचेज़र क्या बनेगा? डेटर्स बनेगा, ठीक है। तो इस पर बेसिक क्वेश्चन हम सोल्व कर लेते हैं। हरियाणा रोडवेज परचेज बसेस फ्रॉम हिंद मोटर कंपनी लिमिटेड ऑन इंस्टॉलमेंट परचेज सिस्टम। हरियाणा रोडवेज क्या है? परचेजर है, और हिंद मोटर क्या है? सेलर। इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम के थ्रू परचेज की जाती है। 1 अप्रैल 2010 को बसेस बाय करती है हरियाणा रोडवेज, पेइंग कैश 1 लाख एंड एग्रीइंग टू पे 3 फर्दर इंस्टॉलमेंट ऑफ 1 लाख ईच ऑन 31 मार्च एवरी ईयर। तो डाउन पेमेंट हमें दे रखी है 1 लाख की, और इंस्टॉलमेंट हमें दे रखी है 1 लाख इंटू में 3 इंस्टॉलमेंट हमें दे रखी है। वो हर साल के एंड में 31 मार्च को ड्यू होती है। द परचेज प्राइस ऑफ बसेज या कैश प्राइस ऑफ बसेज इज, कैश प्राइस हमें दे रखा है बसेज का, वो है 3,72,500। ये कैश प्राइस है। तो यहाँ देखो 3 लाख तो ये हो गई, और 1 लाख की डाउन पेमेंट, तो इट मीन्स ये जो इंस्टॉलमेंट है वो विद इंटरेस्ट है, और ये हमें कैश प्राइस दे रखा है, ठीक है। उसके बाद ये कहता है हरियाणा रोडवेज राइट ऑफ डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 10% पर एनम ऑन डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। ये जो है 10% की रेट से रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड से डेप्रिसिएशन चार्ज करता है। और हिंद मोटर कंपनी लिमिटेड चार्ज इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 5% पर एनम। ये जो है 5% पर एनम की रेट से इंटरेस्ट चार्ज करता है। अब हमें क्या करना है? जनरल एंट्री करनी है दोनों की बुक्स ऑफ अकाउंट में, और लेजर अकाउंट प्रिपेयर करने हैं दोनों की बुक्स ऑफ अकाउंट में। जनरल एंट्रियां हम कर लेते हैं, लेजर अकाउंट आप खुद ब खुद प्रिपेयर कर लेना, क्योंकि लेजर अकाउंट आप जनरल एंट्रियों के बेस पे इजीली प्रिपेयर कर सकते हो। तो सबसे पहली एंट्री हमारी क्या होगी? जिस दिन हमने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया 1 अप्रैल 2010 को, हायर परचेज़र क्या एंट्री करेगा? परचेज़र इसमें इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम के अंडर बाय कर रहा है, तो सिर्फ हम परचेज़र वर्ड यूज़ करेंगे। हरियाणा रोडवेज ने क्या किया है?
बस बाय की है, तो वो एंट्री क्या करेगा, बसेस अकाउंट डेबिट, बसेस अकाउंट डेबिट कितने से करेगा, कैश प्राइस से 3,72,500, ठीक है। उसके बाद वो क्या करेगा, इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट को क्या करेगा, डेबिट करेगा। वो कितना होगा, इसमें से हम 3,72,500 लेस कर देंगे 4 लाख में से, तो बैलेंस हमारा कितना रहेगा, 27,500। 27,500 टोटल हमें इंटरेस्ट के पे करने हैं। टू किससे हम बाय कर रहे हैं, हिंद मोटर से, टू हिंद मोटर अकाउंट। टोटल हमारा जो बैलेंस है वो 4 लाख का है, ठीक है। ये एंट्री करेगा परचेजर। सेलर उस दिन क्या एंट्री करेगा, इसने हरियाणा रोडवेज को क्या की है, बस सेल की है। HR अकाउंट, हरियाणा रोडवेज के लिए मैं HR लिख रहा हूँ, HR अकाउंट डेबिट करेगा किस अमाउंट से, कितने ले लें उसे, HR से 4 लाख उसे रिसीव करने हैं। टू सेल्स, सेल्स उसकी कितने की है, 3,72,500। टू इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट, इसमें बैलेंस कितना जाएगा, 27,500। ये वाली एंट्री वो अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में कर देगा इसी डेट को। उसके बाद इसी डेट को डाउन पेमेंट की गई है। डाउन पेमेंट के लिए एंट्री क्या होगी, हिंद मोटर अकाउंट डेबिट, कितनी डाउन पेमेंट हम करें, 1 लाख टू बैंक, 1 लाख। अब इसी दिन ये एंट्री करेगा डाउन पेमेंट रिसीव करने की, बैंक अकाउंट डेबिट 1 लाख टू, कहाँ से रिसीव करा है, HR से 1 लाख। उसके बाद 31 मार्च को, 31 मार्च 2011 को क्या होगा, इंटरेस्ट ड्यू होगा। एंट्री क्या करेंगे इंटरेस्ट के लिए, इसके लिए एक्सपेंसेस है, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट होगा। इंटरेस्ट किस वैल्यू पे चार्ज होगा, इंटरेस्ट जैसे आपको पता है इंटरेस्ट हमेशा कैश प्राइस पे चार्ज होता है, पेंडिंग बैलेंस पे। कैश प्राइस क्या था हमारा, 3,72,500, इसमें से हम 1 लाख डाउन पेमेंट कर चुके हैं, बाकी कितना रहा, 2,72,500। इस पे इंटरेस्ट हमें चार्ज करना है 5% की रेट से। इंटरेस्ट का अमाउंट आप कैलकुलेट कर लो, 5% की रेट से इसका इंटरेस्ट आ जाएगा आपका 13,625 रुपीज़। तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट होगा आपका 13,625 टू। अब हमें यहाँ क्या करना है, इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट 13,625, ये इंटरेस्ट ड्यू करने के लिए एंट्री करेगा। ये भी इंटरेस्ट के रूप में अपनी इनकम शो करेगा। एंट्री क्या करेगा, इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट डेबिट 13,625 टू इंटरेस्ट 13,625। इंटरेस्ट के लिए एंट्री ये कर दी जाएगी इसकी बुक्स ऑफ अकाउंट में। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री इंस्टॉलमेंट पेमेंट के लिए 31 मार्च 2011 को ही इंस्टॉलमेंट हम पे करेंगे। एंट्री क्या करेंगे, हिंद मोटर्स अकाउंट डेबिट, इंस्टॉलमेंट की अमाउंट हमारी 1 लाख है, टू बैंक अकाउंट 1 लाख। अब ये इंस्टॉलमेंट रिसीव कर लेगा, बैंक अकाउंट डेबिट 1 लाख टू HR अकाउंट हरियाणा रोडवेज अकाउंट 1 लाख। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री क्या होगी, नेक्स्ट एंट्री की जाएगी जो नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट एक और रहेगा हमारा, डेप्रिसिएशन हमें चार्ज करनी है HR की बुक्स ऑफ अकाउंट में। डेप्रिसिएशन जब चार्ज करेगा, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट होगा। डेप्रिसिएशन किस वैल्यू पे चार्ज होगी, 3,72,500 पे कि 4 लाख पे। डेप्रिसिएशन चार्ज होगी एसेट्स की जो वैल्यू है उस पर, तो एसेट्स की वैल्यू है 3,72,500। इसका डेप्रिसिएशन हमें चार्ज करनी है 10%, तो वैल्यू पे डेप्रिसिएशन चार्ज हो जाएगी फर्स्ट ईयर के लिए 37,250 रुपीज़ टू, किस पे चार्ज हम कर रहे हैं,
बसेज पे। इसकी बुक्स ऑफ अकाउंट में इसके लिए कोई एंट्री नहीं की जाएगी। अब नेक्स्ट एंट्री हम करेंगे, ये वाली मैं रफ कर देता हूँ। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र करने के लिए नॉमिनल अकाउंट एंट्री क्या करेगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 31 मार्च 2011 को ही प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट होगा टू इंटरेस्ट अकाउंट और टू डेप्रिसिएशन। इंटरेस्ट का अमाउंट हमारा 13,625, डेप्रिसिएशन है 37,250, टोटल मिला के हो गई ये 40 और 50,875। ये एंट्री कर देगा परचेजर अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में। सेलर अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में एंट्री क्या करेगा, सेल्स अकाउंट डेबिट करेगा। ये सेल्स इसने कितने की थी, 3,72,500 टू ट्रेडिंग अकाउंट 3,72,500। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र करने के लिए इनकम, तो एंट्री क्या करेगा, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट 13,625। ये हिंद मोटर कंपनी है तो इसीलिए हम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस यूज़ करेंगे, न कि प्रॉफिट एंड लॉस। हमें यहाँ भी क्या करना है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस यूज़ करना है, प्रॉफिट एंड लॉस की जगह स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, क्योंकि ये कंपनियां हैं तो हम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ही यूज़ करेंगे टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। उस केस में यहाँ ट्रेडिंग भी लिखने की आवश्यकता नहीं, कंपनी है तो, क्योंकि कंपनी के केस में ट्रेडिंग अकाउंट भी हम प्रिपेयर नहीं करते, तो ये दोनों के दोनों इकट्ठे ही हमारे चले जाएंगे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में ही। तो टोटल मिला के स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में कितने चले जाएंगे, 3,86,125। ये वैल्यू हम ट्रांसफ़र कर देंगे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, अब ये एंट्रियाँ होंगी फर्स्ट ईयर के लिए। नेक्स्ट ईयर के लिए एंट्रियाँ क्या होंगी, यहाँ से रिपीट होंगी जहाँ से आपने इंटरेस्ट ड्यू किया था। अब ये वाली एंट्री मैं रफ कर देता हूँ। इसके बाद जो एंट्रियाँ रहेगी हमारी वो सारी की सारी क्या होंगी, रिपीट होती रहेंगी, सिर्फ अमाउंट चेंज होगा। अमाउंट जो हमारा वो चेंज होता चला जाएगा। अब जो हमारा इंटरेस्ट है वो किस वैल्यू पे चार्ज होगा, इसमें से हमने पेमेंट कितने की कर दी वो हमें कैलकुलेट कर लेना है, 2,72,500। इस पर इंटरेस्ट हमारा ड्यू हो गया था 13,625। ये टोटल हो गया हमारा 2,86,125। अब इसमें से 1 लाख हमने इंस्टॉलमेंट के रूप में पे किया तो बाकी रहेगा हमारा 1,86,125। अब इस वैल्यू पे हमें इंटरेस्ट चार्ज करना है 5% की रेट से। तो इसका 5% अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारी 9,306। तो यहाँ जो इंटरेस्ट की वैल्यू आएगी आपकी वो आ जाएगी 9,306। ये इंटरेस्ट की वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद हम इंस्टॉलमेंट पे कर देंगे। उसके बाद डेप्रिसिएशन हमें चार्ज करना है। पेंडिंग बैलेंस जो हमारा था, पेंडिंग बैलेंस मशीनरी का, पेंडिंग बैलेंस नहीं सॉरी, जो रिमेनिंग बैलेंस है, रिमेनिंग बैलेंस हमारा कितना है 3,72,500 में से 37,250 लेस हम कर देंगे। बाकी जो हमारा बैलेंस रह जाएगा रिटर्न डाउन बैलेंस वो हमारा रह जाएगा 3,35,250 रुपीज़। तो इस पर डेप्रिसिएशन जो हमारी चार्ज होगी
33,525। तो डेप्रिसिएशन का जो अमाउंट है वो आ जाएगा 33,525। ये डेप्रिसिएशन के लिए एंट्री हो जाएगी। अब इसकी बुक्स ऑफ अकाउंट में सेम एज इट इज़, जैसे इंटरेस्ट का जो अमाउंट था हमारा 9,306, इसके बाद इंस्टॉलमेंट की जो अमाउंट है वो उसने रिसीव कर ली, उसके बाद डेप्रिसिएशन के लिए कोई एंट्री करेगा नहीं। उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इस बार कितने ट्रांसफ़र होंगे, सिर्फ जो डेप्रिसिएशन का अमाउंट है 33,525 प्लस 9,306, टोटल मिला करके ये हो गए 831 और ये आ गया आपका 42,831 रुपीज़। ये ट्रांसफ़र हो जाएंगे आपकी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में। इसके स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में सिर्फ इंटरेस्ट ट्रांसफ़र होगा। जो इंटरेस्ट है वो हमारा कितना है 9,306, ये सेकेंड ईयर के लिए एंट्रियाँ हो जाएंगे। उसके बाद थर्ड ईयर के लिए सेम एज इट इज़, आपका सिर्फ अमाउंट चेंज होना है। अमाउंट जो चेंज होगा, अब बाकी जो हमारा बैलेंस था वो कितना रह गया था, क्योंकि अब लास्ट इंस्टॉलमेंट की पेमेंट हम करने जा रहे हैं, बैलेंस हमारा रह गया था 1,86,125 हमारा टोटल था स्टार्टिंग में। उसमें 9,306 हमारा इंटरेस्ट का इंक्लूड हो गया, तो ये हो गया आपका 431 और 1,95,431। इसमें से 1 लाख हम डाउन पेमेंट कर चुके हैं, बाकी हमारा रहा 95,431। अब लास्ट इंस्टॉलमेंट की अमाउंट है 1 लाख, बैलेंस हमारा पेंडिंग है 95,000, तो इसमें से अगर हम लेस कर देते हैं इंस्टॉलमेंट में से ये अमाउंट, तो इंटरेस्ट बच जाएगा हमारा। ये इंटरेस्ट की वैल्यू रह जाएगी आपकी 4,569 रुपीज़। अब जो इंटरेस्ट की एंट्री करोगे आप इस अमाउंट से कर दोगे 4,569। इसकी बुक्स ऑफ अकाउंट में भी 4,569। इंस्टॉलमेंट के अमाउंट की एंट्री सेम रहेगी। उसके बाद डेप्रिसिएशन की जो एंट्री है वो चेंज हो जाएगी। डेप्रिसिएशन की एंट्री इसमें से आप लेस कर दो 33,525। ये आपके पास रहेगा 3,01,725। इसका 10% 30,173 अप्रॉक्सीमेटली। तो ये अमाउंट आपकी डेप्रिसिएशन की चार्ज हो जाएगी। डेप्रिसिएशन अकाउंट है B2 बसेस। और उसके बाद सेम आप ट्रांसफ़र कर दोगे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में। डेप्रिसिएशन का 30,173 और इंटरेस्ट का आपका 4,569। टोटल मिला के आपके हो गए 9 और 3 12, 14 और 7 34,742 रुपीज़। ये एंट्री हो जाएगी परचेजर की बुक्स ऑफ अकाउंट में। सेलर की बुक्स ऑफ अकाउंट में सिर्फ आपको इंटरेस्ट की अमाउंट ट्रांसफ़र करनी है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में, जो कि है 4,569। तो इस तरीके से एंट्रियां होंगी दोनों की बुक्स ऑफ अकाउंट में। ठीक है, अब इसके ऊपर जो लेजर अकाउंट आपने बनाने हैं इसी जनरल एंट्रियों के बेस पे आप बना लोगे। बाकी अब ये चैप्टर हमारा कंप्लीट है, इस पे बेस जो क्वेश्चन है वो आप सोल्व कर लेना। थैंक यू।